जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडिया के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडिया का हमारा ये पार्ट 2 है और ओवरऑल एमसीक्यू सीरीज का हमारा ये पार्ट 6 है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्वामी विवेकानंदा। First one, he believed that Vedanta is a fully rational system. Second, he condemned emphasis on ritual and ceremonies of Hindu social system. Third, he founded the Ramakrishna Mission with the objective of helping people to achieve personal salvation. We have to identify the correct statement. One and two only, two and three only, one and three only, one, two and three. So correct answer would be डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो सभी स्टेटमेंट सही हैं स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में। कुछ और डिटेल अगर हम जानें तो विवेकानंद जी, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने स्वामी रामकृष्ण के जो संदेश थे उसका प्रचार प्रसार किया था, भारत में ही नहीं विदेश में भी। और बेसिकली वो नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में आपका उभरे थे। और उन्होंने बेसिकली रामकृष्ण के आध्यात्मिक अनुभव से उपनिषद में जो ज्ञान की बातें की गई है, गीता में जो ज्ञान की बातें हैं, बुद्धा से, जीसस से, तो इन सब से मैसेज को इंटरप्रेट करके मानवता का मैसेज दिया था बेसिकली। और वेदांता को उन्होंने पूर्ण तार्किक माना था। और उसके बाद उन्होंने जैसा कि अधिकतम धार्मिक धर्म सुधारक के द्वारा किया जाता है कि कास्ट सिस्टम की निंदा की थी उन्होंने, और जो कर्मकांड किए जाते हैं उनकी भी निंदा की थी। और उनका जो मूल विचार था वो स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन के अध्ययन पे बेसिस था। और 1896 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और इस मिशन के अंतर्गत पूरे भारत में बेसिकली आपके स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, इस प्रकार की संस्थाएं खोली गई थी। जो रामकृष्ण मिशन का मोटो था वो था कि आप व्यक्तिगत मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, which of the following were socio-religious causes of discontent against the British? फर्स्ट है ओपनिंग द वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स। सेकंड है टैक्सिंग द लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल एंड मॉस्क्यूज। थर्ड है रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट बाय यूरोपियन स्कॉलर। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 1, 2 एंड 3, 1 only, 2 only, 3 only, 1 and 2 only। तो करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 2 only। तो बेसिकली इसमें 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके कारणों उसके कारण में बेसिकली सामाजिक और धार्मिक कारण क्या जिम्मेदार थे इस विद्रोह के लिए, तो वो ये पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि 1813 से पहले ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल आए थे भारत में, उन्होंने भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया था। परंतु 1813 के बाद जब मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार करने का मौका मिल गया, तो फिर कोई भारतीय धर्म में जब हस्तक्षेप हुआ तो वो असंतोष का कारण बन गया भारतीयों के लिए। ठीक है, तो जैसा कि उन्होंने फिर कुछ सुधार करने शुरू किए, जैसे बालिका शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का उन्मूलन। तो ये जो हमारे रूढ़िवादी और पुरानी धार्मिक परंपराओं से संबंधित लोग थे, उनके लिए ये असंतोष का कारण बन गया। ठीक है, तो ये एक कारण था 1857 की क्रांति का। दूसरा, जो जैसे कि पुराने मुगल शासकों के द्वारा बेसिकली मंदिर, मस्जिद और धार्मिक संस्थाओं पे किसी प्रकार का कर या उन्हें कर मुक्त रखा जाता था। परंतु ब्रिटिश नीति के अंतर्गत इन मंदिरों को या धार्मिक संस्थाओं को भी कर प्रणाली के अंतर्गत लाया गया। तो ये भी डिस्कंटेंट, तो ऑब्वियसली असंतोष तो उसमें जागना ही था, तो ये भी डिस्कंटेंट का कारण बन गया। ये जो बात है, थर्ड पॉइंट है रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट बाय यूरोपियन स्कॉलर, यानी यूरोपियन जो स्कॉलर थे उनका भारत का इतिहास को पुनर्जागृत करने का जो प्रयास था, इससे 1857 के विद्रोह का कोई संबंध नहीं है बेसिकली। ये बेसिकली आपका इसने हालांकि मदद की थी आगे, जो आगे के हमारे सुधारवादी आई थी उनकी मदद
की थी भारत का पुनर्जागरण करने के लिए। तो इसीलिए फर्स्ट एंड टू स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू मोपला रिबेलियन, मोपला विद्रोह, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, मोपला वर मोस्टली हाई कास्ट हिंदूज हु रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मुस्लिम लैंडलॉर्ड। सेकंड है, बिहार वॉज द मेजर सेंटर ऑफ द रिबेलियन। थर्ड है, द मोपला अपराइजिंग वर को टर्मिनस विद द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। वन ओनली, वन एंड टू ओनली, थ्री ओनली, नन। सो इसका जो सही जवाब है नन, मतलब कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आइए हम मोपला विद्रोह के बारे में कुछ जानते हैं। तो मोपला विद्रोह बेसिकली आपका बिहार से नहीं बल्कि दक्षिण के मालाबार रीजन से संबंधित है, जो आज के केरला में स्थापित है। मोपला बेसिकली आपके काश्तकार या कामगार होते थे, जो कि बेसिकली मुस्लिम थे और मुस्लिम कृषक थे। और इन्होंने जो अपना विद्रोह किया था वो ज़मींदारों के विरुद्ध किया था, जिनमें अधिकतर ज़मींदार बेसिकली हिंदू थे। ठीक है। पहले ये विद्रोह ज़मींदारों के विरुद्ध था। फिर बाद में जैसे ही ब्रिटिश ने 1892 में मालाबार क्षेत्र पर 1792 में मालाबार क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो उसके बाद ये फिर ब्रिटिश के अगेंस्ट भी हो गया। अगर हम थोड़ा और हिस्ट्री जाने मोपलास की, तो पहले पहले के शासन में जो जैनमीज थे उनको ये जो भूमि है इस पे जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था। फिर क्या हुआ, जैसे कि उत्तर में हमने मनसब प्रदान किए गए, वैसे ही दक्षिण में भी नाममुंदरी ब्राह्मण और नायनार्ड्स को, यानी जो बेसिकली मिलिट्री वाले लोग थे जो सेना रखते थे, इनको भूमि दान की गई है। और बेसिकली फिर इनसे टैक्स वगैरह का भी अधिकार इनको दिया गया। ठीक है। बट फिर जब टीपू सुल्तान और हैदर अली का शासन था इस रीजन में, तो ये नामदूरी ब्राह्मण और नयनार बेसिकली यहाँ से पलायन कर गए थे। और फिर जब ब्रिटिश ने और फिर पलायन कर गए, तो फिर कौन रह गए, मोपलाज रह गए थे। तो मोपलाज ने इसको वैक्यूम को भरा, इन भूमि की देखभाल की। परंतु फिर जब ब्रिटिश दोबारा से 1792 में जब ब्रिटिश ने अपने टीपू सुल्तान को हरा दिया बेसिकली, और मालाबार क्षेत्र में या इस मालाबार क्षेत्र में कब्जा कर लिया, तो बेसिकली नामदूरी ब्राह्मण और नयनार फिर वापस आ गया अपना क्लेम करने इस भूमि पर। तो अब जो भूमि है, तो ये इसलिए जब ये तीन लोग आ गए, नामदूरी ब्राह्मण्स और ये नयनार और ब्रिटिश और तीसरा मोपला, तो ये बेसिकली संघर्ष का कारण बना और इससे मोपलाज विद्रोह शुरू हुए। मोपलाज विद्रोह बेसिकली बहुत ही पुराने हैं। ये करीब 1830 में शुरू हो गए थे, पहला 1836 में हुआ था। और इनका चरण चरण मतलब ये अपने हाईएस्ट स्टेज पे 1921 के दौरान पाए गए, जब खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ना कि जैसा कि क्वेश्चन में किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान। ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ और डिटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज साइंड बिटवीन द शाइस्ता खान ऑफ डेक्कन एंड द मराठास। Second, according to this treaty, Shivaji had to accept the suzerainty of Mughal, मतलब मुगल का आधिपत्य स्वीकार करना था। तो we have to identify the not correct statement, one only, two only, both one and two, neither one not two। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ट्रीटी जो ऑफ पुरंदर थी वो बेसिकली मराठाज यानी शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में हुई थी। ठीक है। तो कुछ और इसकी डिटेल जानते हैं। तो शाइस्ता खान को तो बेसिकली शिवाजी ने हरा दिया था, मतलब उनको डिफीट नहीं कर पाए थे शाइस्ता खान शिवाजी को। फिर औरंगजेब ने अपने एक कूटनीतिज्ञ और बेसिकली बहुत ही रणनीतिज्ञ जो थे राजा जयसिंह, जो अम्बेर के थे, उनको डिप्यूट किया। तो राजा जयसिंह ने क्या किया फिर, इनके जो शिवाजी का जो मेन फोर्ट था, जहाँ पे उनका परिवार और उनका खजाना उन्होंने रखा हुआ था, उसको इन्होंने घेर लिया, जो था फोर्ट पुरंदर का किला था बेसिकली। ठीक है। और फिर जब शिवाजी इस घेरे को तोड़ने में नाकामयाब रहे, तब फिर इन दोनों के बीच में, यानी राजा जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में फिर समझौता हुआ, जिसे हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर के रूप में जानते हैं। और ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, इसमें कुछ समझौते में कुछ बातें जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो शिवाजी के 35 किलों में से 23 किले जो है मुगलों को उनको देने पड़े थे, और रिमेनिंग
12 जो शिवाजी के साथ रहे थे, बट ये कहते हुए, ये शर्त मानते हुए कि जो शिवाजी जो है मुग़ल की लॉयल रहेंगे बेसिकली, ठीक है? मुग़ल शासन के लॉयल रहेंगे। फिर एक और दूसरा जो चीज़ था कि जो बीजापुर कोंकण का जो क्षेत्र था, जो जिसका बेसिकली वर्थ 4 लाख ऑफ ऊँट्स 1 साल का था, वो शिवाजी को दे दिया गया, जो कि उनके ऑलरेडी उनके पास ही था, ठीक है? तीसरी चीज़ जो इस समझौते में हुई थी कि जो बीजापुर टेरिटरी है, जिसका जो राजस्व आता था, वो 5 लाख ऊँट 1 साल का था, वो भी बेसिकली शिवाजी को दिया गया, परंतु इसके बदले में शिवाजी को मुगल्स को 40 लाख ऊँट देने पड़े, ठीक है? तीसरा शिवाजी बेसिकली पर्सनल सर्विस से व्यक्तिगत सेवा से विमुक्त रहना चाहते थे, इसलिए जो उनके अल्पवय पुत्र थे संभाजी, उनको मनसब प्रदान किया गया 5000 का, ठीक है? और लास्ट जो पॉइंट था कि शिवाजी जब हालांकि शिवाजी ने ये एक्सेप्ट किया था कि जब मुगलों का दक्षिण में कोई अभियान होगा तो वो बेसिकली उसको ज्वाइन करेंगे, बट ऐसा कोई क्लॉज नहीं था कि वो अधीनता स्वीकार करेंगे, तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट था हमारा गलत था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, with reference to labor movement in India, consider the following statement: All India Trade Union Federation, Ahmedabad Textile Labor Association, Social Service League, गिरी करमार कामगार यूनियन। तो हमें क्या करना है? अरेंज द ऑर्गेनाइजेशन गिवन अबव इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो 3241, 1234, 4321, 2341। करेक्ट आंसर वुड बी 3241। जैसे कि आप देख सकते हैं, सोशल सर्विस लीग 1911, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918, गिरी कामगार यूनियन 1928, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1931। कुछ और डिटेल अगर हम जानें तो सोशल सर्विस लीग जो है 1911 में NM जोशी यानी नारायण मनोहर जोशी के द्वारा स्थापित की गई थी, और ये नारायण मनोहर जोशी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित थी, इसके भी एक सदस्य थे। अब बात करते हैं दूसरी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो हालांकि इसको भी NM जोशी के द्वारा ही स्थापित किया गया था 1931 में, और वीवी गिरी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक और संस्था थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, जो 1919 तक अकेली ऐसी संस्था थी जो बेसिकली ट्रेड यूनियन की केंद्रीय संस्था थी। परंतु 1930 में क्या हुआ, इसमें कुछ डिस्प्यूट आ गया, और फिर वैचारिक मतभेद के कारण फिर इस संस्था का, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का निर्माण हुआ, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, NM जोशी के द्वारा, ठीक है? फिर आगे आगे एटफ में भी, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन में भी डिस्प्यूट हुआ, किसके बीच में? कम्युनिस्ट एंड लेफ्ट विंग के बीच में। और फिर जो कम्युनिस्ट लोग थे, जिनमें अगर हम मेन बात करें, BT रानाडेव और SV देशपांडे ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, RTUC। फिर AITUF, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन थी, और रेलवे यूनियन का विलय हुआ, और उस नए विलय को नाम दिया गया नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर, और 1933 में फिर इसकी स्थापना हुई। तीसरी जो थी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी ने अपने शुरुआती चरण में, जब वो भारत में वापस आए 1915 के बाद, तो उन्होंने पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा में अपने अभियान किए। तो जो अहमदाबाद में थे 1917 में, उनका जो बेसिकली गए थे, तो वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि प्लेग बोनस मांग की जा रही थी मजदूरों के द्वारा, ठीक है? और फिर अंत में जब गांधी जी ने इसमें इंटरफेयर किया, तो फिर उनको फाइनली ये प्लेग बोनस दे दिया गया। तो इसी से संबंधित जो हमारी ये अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, ये 1918 में महात्मा गांधी के साथ अनुसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर के द्वारा स्थापित की गई थी। इसको हम मजूर महासंघ भी कहते हैं, ठीक है? और तो ये इसके बारे में, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के बारे में। नेक्स्ट है गिरनी कामगार यूनियन। इसको 1928 में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? श्रीपद अमृत डांगे के द्वारा, ठीक है? और भी इसमें मेंबर थे, जैसे मुजफ्फर अहमद, PC जोशी, सोहन सिंह जोशी, ठीक है? ये भी और फेमस ट्रेड यूनियन लीडर थे, ठीक है? और इसी गिरी कामगार यूनियन बेसिकली गिरी कामगार महामंडल का ही नया स्वरूप था, और गिरी कामगार महामंडल को बेसिकली AA आल्वे और GR खालसे ने मुंबई में स्थापित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वर रिलेटेड टू आर्य महिला समाज? आर्य महिला समाज की यहाँ बात कर रहा है कि कौन लीडर इससे आर्य महिला समाज से संबंधित है। पहला है ऑप्शन है मार्गरेट कज़न यानी मार्गरेट बहनें, सेकंड है पंडिता रमाबाई सरस्वती, थर्ड है सरला देवी चौधरानी। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दी करेक्ट आंसर, 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। तो करेक्ट आंसर वुड बी 2 ओनली। तो पंडित रमाबाई सरस्वती ही केवल इस आर्य महिला समाज से संबंधित थी, बाकी मार्गरेट बहनें अलग से अलग संस्था से संबंधित थी और सरला देवी चौधरानी अलग से, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आर्य महिला समाज, तो पंडित रमाबाई सरस्वती ने इसको महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए स्थापित किया था, उनके विकास के लिए स्थापित किया था। कब? 1882 में, नवंबर 13 1882 में, ताकि महिलाओं को सशक्त किया जा सके, उनको पढ़ाया लिखाया जा सके और वो अपने सामाजिक जीवन में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएँ। अब बात करते हैं मार्गरेट बहनों की, तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस इन मार्गरेट बहनों के द्वारा यानी मार्गरेट कज़न्स के द्वारा स्थापित किया गया था 1927 में, ठीक है? और इसमें बेसिकली ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन थी, महिला ऑर्गेनाइज़ेशन थी जो समतावादी दृष्टिकोण रखती थी यानी इगैलिटेरियन अप्रोच, ठीक है? इसका पहला जो कॉन्फ्रेंस था वो फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। और भी इसके फाउंडिंग मेंबर में और भी लोग थे, जैसे महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, रानी साहिबा ऑफ सांगली सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और लेडी दोराब टाटा। थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सरला देवी चौधरानी से संबंधित है वो है भारत स्त्री महामंडल। इसको 1910 में बेसिकली इलाहाबाद में स्थापित किया गया था, इसकी पहली मीटिंग सरला देवी चौधरानी के द्वारा। और ये बेसिकली भारत का पहला ऐसा संस्था समझा महिला संस्था समझा जाता है जिसको केवल महिलाओं के द्वारा, एक महिला के द्वारा स्थापित किया गया था। और बेसिकली बातें वही हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान से संबंधित है बेसिकली, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सरला देवी को लगता था कि जो पुरुष महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे थे, वो बेसिकली मनु छाया के अंतर्गत ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये था महिला संस्थाओं के बारे में। 57 क्वेश्चन देखते हैं। विच of the following were the constituent of Queen's Proclamation of 1858? मतलब महारानी की जो घोषणा हुई थी 1858 में, उसके बारे में पूछ रहा है। पहला, नो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरियल पोजेशन। सेकंड, all treaties and agreements made between the Indian native princes and the Eastern India Company would cease to exist with the abolition of the East India Company. Third है, the British officials were ordered not to interfere in the religion affair of the Indians. So we have to identify the correct answer. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. तो correct answer would be 1 and 3 only. तो बेसिकली 18 अगर हम थोड़ा इसके ब्रीफ हिस्ट्री अगर डिस्कस करें, तो जैसा कि आप जानते हैं 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीतियां थोड़ा चेंज हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और भारत का शासन सीधे तौर पर क्राउन को या ब्रिटिश क्राउन को समर्पित कर दिया गया था, ठीक है? तो उसके बाद फिर 1858 का एक एक्ट भी आया था और उसके बाद फिर ये नवंबर 1 1858 में इस समय जो 1857 की क्रांति के समय जो भारत में गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? तो इन्होंने ही बेसिकली इलाहाबाद में इस घोषणा को जो महारानी के द्वारा दी गई थी, इस घोषणा को पढ़ा था। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी कुछ एमसीक्यू पहले हमने डिस्कस किया कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ने भारतीयों की जो परंपराएं थी और धार्मिक रीति रिवाज थे उनमें हस्तक्षेप या अपनी पश्चिमी विचारधारा को लाने का प्रयास कर रहे थे या उनमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे थे, जो हमारे रूढ़िवादी भारतीयों को पसंद नहीं आया था। इसके दो कारण हो सकते हैं कि या वो उन्हीं परंपराओं से जुड़े रहना चाहते थे, या दूसरा कारण जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, तो वो कहते थे कि भारतीयों का उत्थान भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये ब्रिटिश बेसिकली वाइट बर्डनमैन थ्योरी यानी श्वेत भारत दृष्टिकोण का रुख अपनाते थे, ठीक है? तो उसके बाद हम इस घोषणा पे आते हैं, तो इस घोषणा में फिर ऑब्वियसली फिर इन्होंने कहा था कि हम ना तो हस्तक्षेप करेंगे आपकी नीतियों में, ठीक है? और ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो समझौते हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी रियासतों के बीच में, उसको टोटली कहा था कि ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं था।
तो उन्होंने कहा था कि आपकी स्वायत्ता बनी रहेगी, ठीक है? और हम अब जैसे कि डलहौजी और वेलेज़ी ने विस्तार किया था ब्रिटिश भारत का और बहुत सारे राज्यों को मिला लिया था, तो उन्होंने कहा था हम विस्तार नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस ये सारे चेंजेस बेसिकली इस एक्ट में हमने देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन ऑफ 1882? First, primary education should be imparted through vernacular languages. Transfer of control of primary education to district and municipal boards. Third, university should be completely brought under the state control. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only. Correct answer would be 1 and 2 because जो हंटर कमीशन आपका था बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित था। इसमें विश्वविद्यालयों का बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। लॉर्ड रिपन के द्वारा 3 फरवरी 1882 को हंटर कमीशन स्थापित किया गया था सर विलियम हंटर के अंदर। इसमें 20 और मेंबर थे, ठीक है, जिनमें बहुत सारे मिशनरी और भारतीय भी थे। और जैसे भारतीयों की अगर मैं बात करें हंटर कमीशन में, तो सैयद महमूद, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बोस, केटी तेलंग, ये सब लोग शामिल थे, ठीक है। तो हंटर कमीशन बेसिकली क्यों स्थापित किया गया था, क्योंकि 1854 में 1854 में जो वुड्स डिस्पैच आया था उसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था, और भारतीय में जो देसी प्राथमिक शिक्षा का क्या स्तर है उसका बारे में उसकी समीक्षा करने के लिए, और भारत में जो राज्य की नीतियाँ हैं उसकी समीक्षा करने के लिए, तो इन सब कारणों से आपका हंटर कमीशन गठित किया गया था। तो जो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हंटर कमीशन की जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यानी प्राथमिक और सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित थी, और विश्वविद्यालय से इनका कुछ लेना देना नहीं था। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हंटर कमीशन बेसिकली कहता था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में या देसी भाषा में दी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि उसका समृद्ध विकास हो सके, ठीक है। और कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है यानी प्राथमिक शिक्षा है उसका कार्यभार बेसिकली जिला और नगर निगम को सौंप देना चाहिए, और इसने स्वायत्ता पे भी काफ़ी बल दिया था, ठीक है, ताकि टीचर्स को अपने मेथड्स को अपनाने में आसानी हो, ठीक है, और उनको टीचर्स को ट्रेनिंग देने की बात भी की गई थी इसमें, ठीक है, और उनको टीचर्स को या स्कूल्स को बेसिकली स्वतंत्रता हो कि किस प्रकार की टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाएँ, कितने समयावधि होगी स्कूलों की, कब हॉलीडेज़ होंगे, तो ये सब स्थानीय मतलब यानी लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग, स्थानीय आवश्यकता के अकॉर्डिंग हंटर कमीशन ने रेकमेंड किया था। तो ये सब बातें हंटर कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में। आगे देखते हैं 59, तो ये करंट अफेयर्स है, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं हर एक एमसीक्यू में एक और दो करंट अफेयर क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द प्रपोज्ड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज सेट अप to primarily track any terror suspect and prevent terrorist attack with real time data. Data will be publicly shared to create awareness among people. So we have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो correct statement would be one only, और सेकंड गलत है क्योंकि अभी तक इसमें स्टेट को भी पूरी तरह से शेयरिंग का अभी तक नहीं प्रावधान किया गया है फ़िलहाल, और तो पब्लिक की तो अभी फ़िलहाल अभी इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। थोड़ा बैकग्राउंड इसका जानते हैं। तो बेसिकली 2008 जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उसको संज्ञान में लेते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ये महसूस किया 2010 में कि जो रियल टाइम डाटा एंड इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल एक बाधा है टेररिस्ट मूवमेंट को पता लगाने में। तो इसके लिए फिर उस नेट ग्रिड का एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था। तो अभी ये फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को काम पूरा हुआ है, समीक्षा पूरी हुई है, तो इसलिए ये नेट ग्रिड आपका न्यूज़ में आया है। तो नेट ग्रिड के बारे में कुछ जानते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में। ये बेसिकली एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि ये इन पे निगरानी रखेगा बैंकिंग, ट्रैवलर्स, इमिग्रेशन, इंडिविजुअल टैक्स पेयर, ठीक है, और रियल टाइम डाटा के ऊपर निगरानी रखेगा ताकि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना इसके थ्रू की जा रही हो, ठीक है। और फेस 1 अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसमें बेसिकली इसमें 10
यूजर एजेंसीज और 21 सर्विस प्रोवाइडर को बेसिकली इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और सेकंड स्टेट में ऐसे ही कहा जा रहा है कि 950 ऑर्गेनाइजेशन, और फिर दोबारा से 1000 और ऑर्गेनाइजेशन को इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो अभी जो 10 एजेंसीज को डाटा एसेस करने की परमिशन दी गई है रियल टाइम बेसिस पे नेटग्रिड के अंडर, वो ये हैं: आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, Director of Revenue Intelligence, Financial Intelligence Unit, Central Board of Direct Taxes, Central Board of Excise and Custom, Director General of Central Excise and Intelligence, National Narcotic Control Bureau। तो ये 10 ऑर्गेनाइजेशन को अभी एसेस प्रदान किया गया। जैसा हमने डिस्कस किया कि नो स्टेट एजेंसीज विल बी गिवन डायरेक्ट एक्सेस टू नेटग्रिड। तो अगर स्टेट को अभी किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो इन 10 ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क कर सकती हैं। और एज अ पब्लिक शेयरिंग डाटा का भी कोई प्रोविज़न नहीं है इस प्रावधान में। तो ये हमने देखा नेटगिट के बारे में। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन: विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Cornwallis was the first to bring into existence organize the civil services. Second, Wellesley established the College of Fort William at Calcutta for the education of young recruit to the civil services. Third, Lytton introduced the statutory civil services with coordinated posted. So we have to identify the correct statement: one only, one and two only, two and three only, one, two and three. So all statements are correct. थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस बेसिकली जिनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक था, वो बेसिकली सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं भारत में। तो उन्होंने अवर सिविल सेवा यानी हायर सिविल सर्विसेज और लोअर सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, ठीक है। और उन्होंने करप्शन को भी, सिविल सेवा में करप्शन को भी रोकने का प्रयास किया था निम्नलिखित उपायों से, जैसे सिविल सर्विस की सैलरी बढ़ा दी गई थी, ठीक है। प्राइवेटेड, जैसा कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट करते थे अपना निजी फ़ायदे के लिए, उस पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। और वो जैसे कि उपहार, रिश्वत भी लेते थे, तो उस पर भी रोक लगाई गई थी। एनफोर्सिंग प्रमोशन तो सीनियरिटी, तो श्रेष्ठता के आधार पर प्रमोशन के प्रावधान किया गया था। तो ये सब कुछ प्रावधान थे जो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लिए गए थे। फिर 1800 में वेलेस्ली ने जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 के बीच में था, एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। बट ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1806 में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इसको अप्रूवल नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जो सिविल सर्वेंट है वो बेसिकली 2 साल के लिए इंग्लैंड के हैलीबरी में अपना ट्रेनिंग करेंगे और वहाँ पे अपना ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे। फिर तीसरा जो पर्सन थे सिविल सर्वेंट में, वो थे लॉर्ड लिटन। 1878-79 में बेसिकली उन्होंने सांविधिक सिविल सर्विस यानी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का प्रावधान किया था, जो बेसिकली 1/6 थी, और जो कि इंडियंस ऑफ हाई फैमिली, समृद्ध परिवारों के द्वारा नामांकित की जानी थी। और इनका नामांकन स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट ने के द्वारा किया जाना था, जिसका लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड था किसका? स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द वाइसराय। बट ये बेसिकली सिस्टम फेल्ड हो गया था और ये लागू नहीं हो पाया था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।